नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। अब हम पढ़ेंगे समुच्चय सिद्धांत का प्रश्नावली 1.3। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम सबसे पहले कुछ संकल्पनाओं को समझेंगे, जैसे कि उपसमुच्चय क्या होता है। उपसमुच्चय का मतलब ये होता है कि जैसे कि दो समुच्चय दिए गए हैं तो उनमें से एक बड़ा समुच्चय हो और एक छोटा समुच्चय हो। तो अगर छोटे समुच्चय का सभी अवयव बड़े वाले समुच्चय के अवयवों में ही मिल जाए या उसके एक समान हो, तो ऐसे समुच्चय को, मतलब कि छोटे वाले समुच्चय को हम कहेंगे कि वो बड़े वाले समुच्चय का एक उपसमुच्चय है। अब इसको हम उदाहरण से समझेंगे। देखिए, इसकी एक परिभाषा हम समझ सकते हैं कि उपसमुच्चय क्या होता है कि यदि किसी उप समुच्चय का प्रत्येक अवयव किसी दूसरे समुच्चय के अवयवों के समान हो या उसी में अंतर्निहित हो, तो उसे दूसरे समुच्चय का उपसमुच्चय कहा जाता है। अब उदाहरण के लिए हम दो समुच्चय लेते हैं कि एक समुच्चय ए है जिसमें अवयव कौन है, 1 2 3 4, और एक दूसरा समुच्चय बी है, इसमें अवयव कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और ऐसे बढ़ता हुआ वो अनंत तक चला जाता है। तो हम देखेंगे कि ये ए जो है वो बी का उपसमुच्चय है या नहीं। तो इस परिभाषा के अनुसार इसके सारे अवयव इस समुच्चय में होने चाहिए। तो देखेंगे कि है या नहीं। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो मतलब कि ए का प्रत्येक अवयव बी के अवयवों से मेल खाता है या उसी में अंतर्निहित है। तो ये क्या हो गया कि ए बी का उपसमुच्चय है। अब इसको दिखाएंगे कैसे, तो ए सबसेट बी, इसको कहते हैं सबसेट। सबसेट का ये दिखाने का एक तरीका है। तो ये हो गया उपसमुच्चय। एक दूसरा उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे कि एक समुच्चय ए दिया है जिसके अवयव कौन कौन से हैं, ए बी सी डी ई 2, एक अंक भी है, और एफ। और एक दूसरा समुच्चय दिया हुआ है, एक ए बी सी 2 3 5 डी ई 2 एफ जी, ये बी के अवयव हैं। अब हम देखेंगे कि ए जो है वो बी का उपसमुच्चय है या नहीं। तो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसके ए के अवयव को बी के अवयव से मिलान करते हैं कि क्या सारे मिल रहे हैं ए के अवयव बी से। तो देखेंगे ए बी सी मिला, डी ई मिल गया, 2 मिल गया, एफ मिल गया। मतलब इसके सारे अवयव इस समुच्चय के बी के अवयव से मेल खाते हैं। तो ये क्या होगा, ए बी का उपसमुच्चय है। अब हम एक तीसरा उदाहरण लेते हैं कि एक समुच्चय ए दिया हुआ है जिसके अवयव हैं 2 5 7 और 11, और एक दूसरा समुच्चय दिया हुआ है बी जिसके अवयव कौन से हैं, 3 5 6 9 11 और 13। तो अगर हम ये कहें कि क्या समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय है, तो हम क्या करेंगे कि इसके अवयव को इसके अवयवों से मिलान करेंगे। और अगर ये समुच्चय उप समुच्चय होगा तो इसके सारे अवयव इसमें होने चाहिए, अगर नहीं होगा तो इसका उप समुच्चय नहीं होगा। तो हम मिलाते हैं। अब देखते हैं कि 2 इसमें कहीं है, नहीं है, 5 है, 7 इसमें है, नहीं है, 11 इसमें है। तो कहने का मतलब कि ये और ये दो जो अवयव थे वो समुच्चय बी के अवयव में नहीं शामिल हैं। तो ये क्या है कि ए समुच्चय बी का उप समुच्चय नहीं है। तो इसको दिखाने के लिए हम कैसे करेंगे कि बनाएंगे एक समुच्चय बी
अब जब नहीं है तो इसको नोट कर देंगे। तो ये हो गया उपसमुच्चय न दिखाने का तरीका। अब हम एक दूसरे चीज को समझेंगे कि जैसे इसमें दो हम समुच्चय लेते हैं कि a बराबर इसके अवयव हैं 1 2 3 4, और एक दूसरा समुच्चय है b जिसमें 1 2 3 4 5 और 6 ये अवयव हैं। तो हम ये कहेंगे कि जैसे ये चारों अवयव इस चारों से मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि a जो है b का सबसेट है, a सबसेट b। अब इसमें एक चीज और हो सकती है, जैसे कि जो एक है ये समुच्चय a का अवयव है। इसको दिखाने के लिए हम लिखते कैसे हैं कि ये जो एक है वो संबंधित है समुच्चय A से, कि मतलब एक समुच्चय A का अवयव है, ये हम दिखा दिए। तो हम इसके साथ साथ अगर ये कहें कि A जो है वो सबसेट B है, तो A का जो प्रत्येक अवयव होगा वो B में भी होगा। तो इसका मतलब ये होता है जैसे कि एक जो है वो सबसेट A का समुच्चय A का अवयव है। इसका मतलब ये है कि जो एक है वो, इसका मतलब है कि ये एक चिन्ह होता है, इसका मतलब होता है कि तात्पर्य है कि, इसको ऐसे लिखेंगे तात्पर्य है कि, मतलब कि एक समुच्चय A का अवयव है और A सबसेट B है, तो इसका तात्पर्य है कि एक जो है वो B का भी अवयव है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। फिर से एक बार कि अगर A सबसेट है B का, तो A के किसी भी अवयव को हम दिखा सकते हैं कि जैसे एक ले लिया, एक समुच्चय A का अवयव है, इसका तात्पर्य है कि एक जो है वो B का भी अवयव है। अब जैसे कि अब इसमें से हम 3 ले लें, तो ऐसे दिखाएंगे कि 3 A का अवयव है, इसका तात्पर्य है कि 3 B का भी अवयव है। तो ये होता है एक तरीके से दिखाने का तरीका। अब इसी के साथ में अगर हम एक चीज और करके देखें, जैसे कि एक समुच्चय है जिसमें 1 2 3 4 ये 4 अवयव हैं, बी में 1 से लेकर 6 तक के अवयव हैं। अगर हम तो इसमें एक चीज दे सकते हैं कि ये जो अवयव हैं बी के अवयव से मिल तो रहे हैं, पर बी में 2 अवयव एक्स्ट्रा हैं। तो अगर हम कहें कि क्या बी भी ए का उपसमुच्चय है, अगर हम चेक करें कि क्या बी ए का, मतलब बी ए का उपसमुच्चय है, तो इसका मतलब अगर हम ये कहें तो हम चेक करेंगे कि समुच्चय बी के सारे अवयव समुच्चय ए में होने चाहिए, नहीं है। तो ये कहने का मतलब यह है कि बी जो है ए का उपसमुच्चय नहीं है। पर अगर हम यही थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं और यहां तक हम सिर्फ लेते हैं कि इसमें जो है बी में भी वही अवयव हैं 1 2 3 4, और ए में भी वही अवयव हैं 1 2 3 4। तो अगर इस स्थिति में क्या ए बी का उपसमुच्चय है, तो हम उसके लिए चेक करेंगे कि क्या ए बी का उपसमुच्चय है, तो मतलब कि ए के सारे अवयव बी में होने चाहिए, जो कि हमें दिखाई दे रहा है कि चारों अवयव एक दूसरे में हैं। तो ये क्या है, उपसमुच्चय है। और फिर हम इसके उल्टा जाएं कि क्या
बी उप समुच्चय है ए का, तो हम देखेंगे कि बी के सारे अवयव ए में होने चाहिए। तो देखेंगे कि ये सारे अवयव इसमें भी हैं। तो कहने का मतलब ये क्या है कि बी भी ए का उप समुच्चय है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी और ए के अवयव समान हैं। अगर इस स्थिति में ए और बी या कोई भी समुच्चय हो जिसके सारे अवयव एक दूसरे से मिल रहे हों, तो उस स्थिति में अगर हम किसी अवयव को दिखाना चाहें तो उसमें करते क्या हैं कि जैसे एक है, एक समुच्चय ए का अवयव है। अब इसमें दोनों तरफ एरो लगेगा। इसका मतलब यह है कि ये ए जो है, मतलब इसका ये हुआ कि ए समुच्चय में जितने अवयव होंगे, इसका मतलब ये होगा कि वो समुच्चय बी में जितने अवयव होंगे उनके बराबर ही होगा। तो इसको टू वे इम्प्लीकेशन बोलते हैं। तो एक बी में भी है। अब जैसे कि अगर हम इसको लेना चाहें 4 को, तो लिखेंगे 4 एप्सिलॉन ए, टू वे इम्प्लीकेशन 4 बी में भी है। तो ये दिखाने का तरीका होता है। अगर ऐसे चिन्ह देखें तो आप ये तुरंत समझ जाएं कि इसके इस समुच्चय के अवयव और इस समुच्चय के अवयव एकदम सेम है, एकदम समान है। अब दूसरी बात हम समझेंगे कि जैसे दो समुच्चय दिया हुआ है, ए बराबर 1 2 3 4 अवयव हैं, बी बराबर 1 2 3 4 5 6 ये अवयव हैं। अब इस कंडीशन में हम ये देखेंगे कि ए जो है बी का सबसेट है। पर ये क्या हम कह सकते हैं कि ए और बी समान है या बराबर हैं? क्या ए इज इक्वल टू बी है? तो हम कहेंगे कि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ए के अवयव और बी के अवयव एकदम बराबर नहीं है। ये जो है एक्स्ट्रा है बी में। तो इस स्थिति में कि जैसे कि ए बी का सबसेट हो पर बी जो है ए के बराबर ना हो, तो इस स्थिति में हम कहेंगे कि बी ए का अधिसमुच्चय है। एक अगली बात यह है कि जैसे अगर हम कहें कि ए एक समुच्चय है जिसमें अवयव कितने हैं, इसमें मतलब 3 लिखा हुआ है अंक, और इसमें कितने अवयव हैं? 1। तो अगर किसी भी समुच्चय में केवल एक अवयव हो तो उसे कहते हैं एकल समुच्चय। तो एकल समुच्चय का मतलब होता है कि किसी भी समुच्चय में जब एक अवयव हो तो उसे कहते हैं एकल समुच्चय। अब हम थोड़ी सी जो हमारे पास डिफरेंट टाइप की मतलब विभिन्न प्रकार की जो संख्याएं हैं उनके जो सबसेट किसका किसके साथ बनेगा, उस संबंधों को थोड़ा सा हम समझेंगे, जो कि आपकी किताब में ही दिया हुआ है। किताब में तो सारा ही दिया है। तो जैसे कि पहले हम समझेंगे कि प्राकृतिक संख्या n क्या होती है, जो 1 से शुरू होकर के 2 3 4 5 6 7 और अनंत तक जाए, तो वो हमारे समूह को हम क्या कहेंगे कि प्राकृतिक संख्याओं का एक समुच्चय है। पूर्णांक संख्या जिसको z से हम प्रदर्शित करते हैं, कि जिसमें जीरो भी शामिल हो जाए और -1 2 3 4 करके जो भी संख्याएं हैं वो सारी, और प्लस वाली संख्याएं सारी अगर मिला करके हम जो समूह बनाते हैं या समुच्चय बनाते हैं उसको कहते हैं कि वो पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय है। परिमेय संख्याएं होती है जिसको क्यों से दर्शाते हैं। अगर इसमें उन संख्याओं को भी शामिल कर लें जिसको p बटे क्यू के रूप में हम दिखा सकते हैं, तो वो संख्याएं हो जाती हैं परिमेय संख्याएं। जैसे कि 4, अब 4 को कैसे p बटे क्यू के रूप में दिखाएंगे, तो बटे 1 कर देंगे, तो सारी संख्याएं क्या होती है p बटे क्यू के रूप में हो जाती हैं। और q का जो मान है वो q का मान मतलब 0 से
जीरो हो ही नहीं सकता है, एक से कम नहीं होगा। तो ये सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्या जिसको हम q से दर्शाते हैं, अपरिमेय संख्या जिसको हम t से दर्शाते हैं। तो अपरिमेय संख्याएं वो होती हैं जो p बटे q के रूप में ना दर्शाई जा सके। तो ऐसी संख्याएं होती हैं जैसे √2, √3, √5 और एक आता है पाई भी। तो ये सारी संख्याओं के समुच्चय को हम कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। और वास्तविक संख्या क्या होती है, जब हम इन सारी संख्याओं को मिला करके एक समुच्चय बना देते हैं तो उसको कहते हैं रियल नंबर या वास्तविक संख्या। अब इसमें कौन किसका सबसेट बनेगा वो हमें देखने की जरूरत है। तो अगर हम ध्यान दें कि क्या ये सारी संख्याएं इसमें हैं, तो हम कहेंगे बिल्कुल है, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 ये लेकर के अनंत तक तो है ही, साथ में ये जीरो और माइनस वाली संख्याएं भी इस पूर्णांक संख्याओं में हैं। तो कहने का मतलब यह है कि पूर्णांक संख्या में प्राकृतिक संख्याएं होती ही होती हैं। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि n z का मतलब सॉरी n की सारी संख्याएं z में है, तो z जो है वो n का सबसेट है। अब दूसरा, अब जेड वाली क्या सारी संख्याएं क्यू में हैं, तो हम कहेंगे बिल्कुल हैं, क्योंकि इसमें p बटे क्यू के रूप में जो संख्याएं होंगी वो तो होती ही होती हैं, साथ में -1, -2, -3, -4 भी होती हैं। इधर जीरो भी होता है, 1 होता है, 3 होता है, 2 होता है, 4 होता है, और बटे वाली संख्याएं भी इसमें शामिल होती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जेड की सारी संख्याएं क्या हैं, क्यू में भी है। तो हम क्या कर सकते हैं कि जेड सबसेट क्यू। अब ऐसे ही अगर हम देखें कि जो क्यू है, क्यू ये वाली जो संख्याएं हैं वो क्या इसमें है, तो हम कहेंगे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि क्यू जो है वो टी का सबसेट नहीं हो सकता है। ये वाली संख्याओं को छोड़ करके ही जो संख्याएं बचती हैं उसको हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। तो क्या क्यू टी का सबसेट है, तो हम कहेंगे बिल्कुल नहीं है। अब हम देखेंगे कि क्यू जो है वो आर का सबसेट है, तो हम कहेंगे बिल्कुल है, क्योंकि वास्तविक संख्याएं तो वो होती हैं जिसमें सारी संख्याएं होती हैं, उसमें टी वाली भी संख्याएं, क्यू वाली भी संख्याएं, जेड वाली संख्या और एन वाली संख्या, ये सारी की सारी होती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि क्यू जो है वो आर का भी सबसेट होगा, और इस हिसाब से जो एन है वो भी आर का सबसेट होगा। जेड जो है वो भी आर का सबसेट होगा। पर अगर हम ये कहें कि ये जो है एन, ये वाली संख्या क्या ये टी की सबसेट बनेगी, तो हम कहेंगे बिल्कुल नहीं बनेगी, क्योंकि एन जो है, एन की जो संख्याएं हैं वो इसमें है और क्यू में भी है, पर टी में नहीं है। टी तो इन संख्याओं को छोड़ करके ही ये संख्याएं बनती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो नेचुरल नंबर होता है वो अपरिमेय संख्याओं का सबसेट नहीं बनेगा। तो हम कहेंगे कि एन सबसेट नहीं है टी का। देखिए, अब दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो ये कह रहा है कि अंतराल आर, आर का मतलब यहाँ पे रियल नंबर से है, कि अंतराल आर के उप समुच्चय के रूप में। तो अंतराल हम सबसे पहले समझेंगे अंतराल होता क्या चीज है। तो अंतराल को समझने के लिए हम एक दो संख्याओं को लेते हैं, दो संख्याओं को लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि एक समुच्चय ए है जिसमें जो अवयव दिए हैं वो दो ऐसे दिए हैं कि 3 है और 5 है। मतलब ये दो अवयव दिए गए हैं जो कि समुच्चय ए में है। तो अब इसका हमें अगर अंतराल निकालना हो तो हम करेंगे क्या। तो इसमें हम जैसे कि कहें कि इसको हम नंबर लाइन पे दिखा दें, तो ये जो मान लीजिए कि यहाँ से 0 शुरू होता है, यहाँ पे 1 आता है, यहाँ पे आएगा 2,
यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ पे आएगा 5 और आगे कहेंगे कि ये 6 है। ऐसी स्थिति में हम जब अंतराल की बात करेंगे तो हमारे पास अवयव कौन कौन से हैं? एक 3 है और एक 5 है। तो इस स्थिति में हम देखेंगे कि 3 और 5 के बीच में कितनी संख्याएं आ रही हैं या कितने ऐसे बिंदु हैं जिस पर हम संख्याओं को दिखा सकते हैं। तो कहेंगे कि इसके बीच में 3 और 5 के बीच में बहुत सारी संख्याएं आ सकती हैं, क्योंकि 3 और 5 के बीच में एक बिंदु आएगा 3.5, जिसको 3.5 भी बोलेंगे, और इधर से ये 4.5 भी आएगा। अब 3/3.5 को अगर हम लिखना चाहें तो ये कैसे हो सकता है कि अगर हम इसको लिखें 7/2, तो ये 3.5 लिखा हुआ है। अगर ऐसे ही 4 और 5 के बीच में ऐसी संख्याओं को दिखाना चाहें तो हो जाएगा 9/2। तो कहने का मतलब ये है कि 3 और 5 ये हमारी बाउंड्री हो गई। ये 3 और ये 5 जो है हमारी बाउंड्री हो गई। अब इसके बीच में कितनी सारी संख्याएं आएंगी वो जो रखा जाता है उसी को हम कहते हैं कि वो रियल नंबर के बीच का अंतराल है। इसका जो मेन जो ध्यान रखने वाली बात होती है वो ये होती है कि जो अवयव होंगे वो क्या होंगे, सिर्फ 2 ही लिए जाएंगे। तो इसको दिखाने का जो तरीका होता है वो होता है कि एक ए होता है एक बी होता है, या ऐसे कह सकते हैं एक एक्स होता है एक वाई होता है। मतलब कुछ भी ऐसे हम दिखा सकते हैं। और एक ये भी है कि ये जो संख्याएं होंगी, जैसे 5 और 3 के बीच में संख्याएं हैं, तो इस स्थिति में जैसे कि इन संख्याओं को x y z कुछ भी मान सकते हैं। जैसे ये 3 और 5 दो हमारी बाउंड्री है, इसके बीच में जो संख्याएं आएंगी वो हमारे ये जो है मतलब वो उसकी रियल नंबर का जो अंतराल होगा। तो उस स्थिति में हमें कैसे दिखाना है, इसका जो समुच्चय निर्माण रूप ऐसे होगा कि a इज इक्वल टू एक्स सच दैट, इसको हम मानेंगे a मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं कि ये b है। तो a बराबर क्या हमको समुच्चय बन के आएगा कि ये a और b, और जहाँ पर a और b क्या है 3 और 5 है, हम इसको उदाहरण के रूप में लिए हुए हैं। तो x सच दैट ये जो a है, ये सॉरी जो x का जो मान है वो 3 से छोटा होगा और 3 से बड़ा होगा, मतलब 3 से बड़ा होगा इस साइड में, और ये 5 से छोटा होना चाहिए। मतलब इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं कि ये 5 से छोटा है। तो ये हो गया अंतराल R के उप समुच्चय के रूप में समुच्चय निर्माण करना। अब इसमें एक चीज आप समझ पा रहे होंगे कि जैसे ये लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि जो x का मान है वो 3 और 5 के बीच में है। कहने का मतलब अगर हम इस उदाहरण को देखना चाहें तो ये 7/2, 4 और 9/2 ही इसके जो है x की जगह पर आ सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें बहुत सारे और भी रियल नंबर या वास्तविक संख्याएं आ सकती हैं। अब ये क्या है, दो प्रकार का होता है। एक होता है कि विवृत या खुला अंतराल, और एक होता है संवृत या बंद अंतराल। तो ये विवृत क्या होता है और संवृत क्या होता है, हम उसको एक उदाहरण से समझेंगे। अब जैसे कि इसके पहले ही जो उदाहरण लिए थे उसी को हम लेते हैं कि a बराबर दो संख्याओं का दो अवयवों का एक समुच्चय है 3, इसको हम मान लेते हैं कि a है और इसको मान लेते हैं कि b है। तो अगर विवृत
खुला अंतराल का मतलब ये होगा कि उस समुच्चय में जो x का मान आएगा, उस समुच्चय के अवयवों में, वो हमेशा ये जो ए का मान है इसका जो 3 है, और ये जो है b का मान है 5, इन दोनों को छोड़ करके इन दोनों के बीच में जितने भी रियल नंबर आ सकेंगे या आएंगे, जो कि अनंत तक की संख्या, हम संख्याओं को ले सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं, इसके बीच में हम बहुत सारी परिमेय संख्याओं को रख सकते हैं। तो जो है, अगर इनको और इनको छोड़ करके इनके बीच में जितनी रियल नंबर होगी, वो वास्तविक संख्याएं या परिमेय संख्याएं होंगी, उनको मिला करके जो हमको एक समुच्चय प्राप्त होगा, वो होगा विपरीत या खुला हुआ अंतराल। इसको हम दिखाएंगे कैसे, कि ऐसे a और b, इसको छोटे कोष्ठक में a और b लिख देंगे, तो ये हो जाएगा एक विपरीत या खुला हुआ अंतराल। और अब a और b की जगह पे हम इसको भी लिख सकते हैं, या अब इसके अगर परिप्रेक्ष्य में लिखें तो a बराबर आएगा 3 और 5। तो ये होता है विपरीत अंतराल का मतलब 3 और 5, मतलब a और b के को छोड़ करके इनके बीच जितनी संख्याएं होंगी, उनको हम मिला करके जो समुच्चय मिलेगा, वो हमारा होगा विपरीत या खुला हुआ अंतराल का उपसमुच्चय। अब ये जैसे 3 और 5, इससे हम समझ क्या पा रहे हैं कि ये छोटा कोष्ठक है और उसमें 3 और 5 है, तो इसका मतलब हम तुरंत समझ जाएंगे कि ये यहाँ पर इस समुच्चय में जितने भी x का मान आएगा, x की वैल्यू, या जितने भी इस उप समुच्चय में अवयव आएंगे, वो 3 और 5 के बीच की वास्तविक संख्याएं होंगी। अब जैसे समवृत्त या बंद अंतराल क्या होता है, उसमें ये होता है, बस एक स्टेप और आगे बढ़ जाना है, कि अगर समवृत्त या बंद अंतराल होगा तो उसमें जो x का मान आएगा, मतलब जो उसके उप समुच्चय के अवयव आएंगे जो कि x के मान होते हैं अलग अलग, उसमें ये जो सीमाएं दी गई हैं 3 और 5 की, वो भी उसमें शामिल होगा। तो उसको हम लिखते कैसे हैं कि बड़ा वाला कोष्ठक लगाते हैं और a या b लिख देते हैं। ये a और b हम जो यहाँ पे माने थे, या इस समुच्चय के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो ये हो जाएगा a इक्वल टू बड़ा कोष्ठक 3 और 5। अब इसको समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे, कि ये x का जो मान है वो 3 हो सकता है, क्योंकि जैसे कि इसमें देखिए कि ये इससे बड़ा है या उसके बराबर है, बराबर होने का मतलब ये भी इसमें शामिल हो गया, और इसमें भी वही है कि x का जो मान है वो 5 से छोटा है या 5 के बराबर है। अब बराबर हो गया तो मतलब ये 5 भी शामिल हो गया। तो बस दिखाने का एक तरीका कि अगर जैसे विपरीत या खुला अंतराल होगा तो हम कहेंगे कि ये जो है छोटे कोष्ठक में दिखाएंगे, और अगर समवृत्त या बंद अंतराल होगा तो उसको बड़े कोष्ठक में दिखाएंगे। अभी इसके अतिरिक्त 2 स्थितियां और बन जाती हैं। अब उसमें उन 2 स्थितियों में जैसे कि हम देखें कि हो सकता है कि इस विपरीत या खुले अंतराल में ही कि x का जो मान है वो 3 के बराबर है, या जिसको हम a भी मान सकते हैं कि ये जो a है इसके बराबर है, ये बराबर है, या x का मान 3 से बड़ा है, लेकिन जो x का मान है वो हमेशा 5 से छोटा है, ये इसके बराबर नहीं है, ये इससे छोटा है। तो ऐसी स्थिति में हम जो ये उप समुच्चय बनाएंगे वो बनेगा, अभी इसके बराबर है तो बराबर हो गया, मतलब समवृत्त, एक तरफ तो बंद हो गया लेकिन दूसरी तरफ खुला रह गया, तो इसको हम लिखेंगे
कि ऐसे एक बड़ा कोष्ठक लिखेंगे 3, या 3 की जगह पर हम ए भी मान सकते हैं, या लिख ही लेते हैं बाद में 3, और जो है ये 5 इधर से ये विपरीत है, मतलब बंद है, तो हम लिखेंगे। अब जब बंद है, वो खुला है, तो खुले के लिए हम छोटा कोष्ठक का उपयोग करते हैं, अब बंद के लिए हम बड़े कोष्ठक का उपयोग करते हैं। तो या ऐसे कि अगर 3 की जगह पर ए हो और बी की जगह 5 की जगह पर बी हो, तो ए इज इक्वल टू इसका उपसमुच्चय क्या बनेगा, बड़ा कोष्ठक ए कॉमा बी फिर छोटा कोष्ठक। अब ऐसे ही हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन बने कि ये इसके बराबर ना हो करके इसके बराबर या 5 से छोटा हो जाए, पर हमेशा 3 से बड़ा रहे, मतलब ए से हमेशा बड़ा रहे या 5 से छोटा या उसके बराबर हो जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया कि इस तरफ तो खुला रह गया, पर इसकी तरफ से ये बंद हो गया। तो ऐसी स्थिति में हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू छोटा कोष्ठक, क्योंकि इधर क्या है खुला हुआ, तो 3 कॉमा 5, अब इधर से ये बड़ा कोष्ठक लग जाएगा, या लिखेंगे ए इज इक्वल टू छोटा ए कॉमा बी और बड़ा कोष्ठक। तो ये हो गया एक तरीके से अंतराल आर के उपसमुच्चय के रूप में रियल नंबर को दिखाने का तरीका। अब अगला आता है कि सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है, या यूनिवर्सल सेट होता क्या है। तो इसकी परिभाषा के रूप में ऐसे समझ सकते हैं कि एक ऐसा समुच्चय जिसमें किसी प्रकार या वर्ग के सारे अवयव शामिल हो जाएं और उसके कई और भी उपसमुच्चय बनाया जा सके, तो ऐसे समुच्चय को हम कहते हैं सार्वत्रिक समुच्चय। कहने का मतलब कि उदाहरण के लिए अगर हम ये समझना चाहें इसमें कि एक कोई समूह ले लेते हैं, जैसे कि इस धरती पर सभी महिलाओं का एक समुच्चय है। तो आप ये बताइए कि अब जितनी महिलाएं हैं, 300 करोड़, 400 करोड़, 450 करोड़, सारी महिलाओं का एक समूह बन गया, एक समुच्चय बन गया, तो ये एक यूनिवर्सल सेट है, मतलब एक सार्वत्रिक समुच्चय है। और क्योंकि ये एक प्रकार या एक वर्ग का मतलब क्या है कि एक महिला वर्ग को, सारी महिला वर्ग को एक ही समुच्चय में शामिल कर लिया। अब हम कहें कि उस बड़े समुच्चय या यूनिवर्सल सेट के सार्वत्रिक समुच्चय के में एक उप समुच्चय ढूंढना है, तो हम कहें कि आपके गांव में या आपके जिले में या आपके जिले की सारी महिलाओं का समुच्चय। तो अब वो जो आपके जिले में मान लीजिए कि 1.5 लाख महिलाएं हैं, तो अब वो जो 1.5 लाख महिलाएं हैं, वो पहले वाले जो समुच्चय था जिसमें धरती पर सारी महिलाएं हैं, उसी महिलाओं में ही तो वो 1.5 लाख भी महिलाएं आएंगी। तो इस तरीके से कहने का मतलब ये एक बड़ा गोला हो गया, ये सारी महिलाएं हो गई, अब इसके अंदर छोटा गोला हो गया जो आपके जिले की महिलाएं हो गई। तो कहने का मतलब ये एक यूनिवर्सल सेट हो गया, उसके अंदर एक उसका उपसमुच्चय भी बन गया। अब हम जैसे इस उदाहरण से समझेंगे कि ए इज इक्वल टू यक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय के विद्यार्थी है। तो कहने का मतलब यक्स क्या है, आपके विद्यालय का कोई भी एक विद्यार्थी हो सकता है। अब उसका जो है उपसमुच्चय एक क्या है, बी। तो अब ये क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है या सार्वत्रिक समुच्चय है, क्योंकि बी में क्या लिखा हुआ है कि एक्स सच दैट एक्स कक्षा 8 का एक विद्यार्थी है। तो मान लीजिए कि आपके जो विद्यालय में 1000 विद्यार्थी पढ़ते हैं और 1 से लेकर के 10 तक की स्कूल है। तो हर एक स्कूल में क्या है कि मतलब 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो और कक्षा 8 में भी वो 100 बच्चे हैं। तो अब ये बताइए कि ये जो 100 बच्चे होंगे,
वो इसी विद्यालय के ही तो 100 बच्चे होंगे, क्योंकि जो ये 100 यहाँ कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे इसी विद्यालय के ही 1000 के 1000 में अलग जो 100 हैं वो भी तो इसी 1000 में शामिल हैं। तो एक तरीके से ये हो गया यूनिवर्सल सेट और इसका एक उपसमुच्चय बी हो गया। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा कि सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है। अब चलिए एक और उदाहरण ले ही लेते हैं कि जैसे कि एक जो है ए बराबर दिया है ABCDEF से लेकर के XYZ तक। तो ये क्या है, एक अंग्रेजी वर्णमाला है। अंग्रेजी ये वर्णमाला हो गई। अब इसी का एक दूसरा उपसमुच्चय दिया हुआ है, दूसरा समुच्चय बी दिया हुआ है, जिसमें है AEIOU। ये क्या है, स्वर है। तो अब हम ये कहें कि ये जो सारे के सारे स्वर हैं वो इसमें हैं, तो कहेंगे जी है। और ये क्या है, एक वर्ग को या एक प्रकार की अक्षरों को दिखा रहा है। कौन सी प्रकार के अक्षर हैं, तो कहेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला के जो 26 अक्षर होते हैं वो सारे के सारे इसमें आ गए हैं। तो ये अंग्रेजी वर्णमाला का एक अंक अक्षर है और ये क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। तो ये इसका उपसमुच्चय है और ये क्या है, एक सार्वत्रिक समुच्चय है। अब आते हैं सवालों की तरफ। तो प्रश्नावली 1.3 में जो पहला सवाल है वो कह रहा है कि रिक्त स्थानों में प्रतीक, ये क्या है, सबसेट या सबसेट नॉट को भरकर सही कथन बनाइए। तो जिसमें पहला दिया हुआ है इसमें दो दो समुच्चय दिए गए हैं। तो हमें देखना है कि जो पहला समुच्चय है वो दूसरे का सबसेट है या सबसेट नहीं है। तो जैसे पहला है समुच्चय में 2 3 4 ये 3 अवयव दिए हुए हैं। इसके दूसरे तरफ दिया हुआ है 1 2 3 4 5। तो अब हमें अगर ये पता करना है कि ये सबसेट है या नहीं, तो हमें क्या करना होगा कि इन तीनों अवयवों को इसमें जोड़ना पड़ेगा। अगर ये सारे अवयव इधर होंगे तो ये सबसेट होगा, अगर नहीं होगा तो वो नहीं होगा। तो इधर 2 3 4 है, पर इधर 1 2 3 4, तो मतलब ये क्या है, ये तीनों मिल गए। तो कहने का मतलब ये इसका सब, ये जो है ये इसका सबसेट है। तो इसको हम लिखेंगे ऐसे कि ये इसका सबसेट हो गया। अब हम दूसरे सवाल की तरफ देखें तो इसमें लिखा है ABC। अब दूसरी तरफ लिखा है BCD। इधर A है पर इधर A नहीं है, तो कहने का मतलब ये जो है इसका सबसेट नहीं है। तो ये ऐसे दिखा देंगे। तीसरा सवाल है कि X सच दैट X आपके विद्यालय की कक्षा 11 का विद्यार्थी है। मतलब कक्षा 11 में जितने विद्यार्थी हैं वो सारों को इस समुच्चय में दिखाया गया है। और दूसरा कह रहा है कि X सच दैट X आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। मतलब कि इसमें केवल 11 का विद्यार्थी है और इसमें क्या है, पूरे विद्यालय में जितने विद्यार्थी हैं वो सारे के सारे हैं। तो हम कहें कि 11 में 20 लड़के पढ़ते हैं, तो ये 20 के 20 और आपके विद्यालय में पढ़ते हैं 500। तो कक्षा 11 भी तो इसी स्कूल में है, तो ये सारे के सारे विद्यार्थी इसमें भी होंगे। तो ये इसका सबसेट है। और अब ये चौथा सवाल, जैसे x सच दैट x किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। और दूसरा जो कह रहा है कि x सच दैट x एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। तो कहने का मतलब ये है कि अब ये समतल में स्थित वृत्त है, मतलब वो कोई सा भी वृत्त हो सकता है। वृत्त हो सकता है कि वो इतना बड़ा भी हो सकता है कि वो इतना बड़ा हो सकता है कि वो इतना बड़ा हो। तो ये सारे जितने भी वृत्त होंगे वो इसमें शामिल होंगे। पर ये वाला और इधर क्या कह रहा है कि सिर्फ वो वृत्त
जिनकी त्रिज्या 1 इकाई है। तो वो 1 इकाई मान लीजिए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। अब ये 1 इकाई इसकी त्रिज्या हो गई, पर इसमें हो सकता है कि ये 3 हो सकता है कि इसकी 2 हो, ये हो सकता है कि इसकी 1 हो। तो कहने का मतलब ये है कि 3, 2 वाली क्या इसमें है? ये नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ वही वृत्त हैं जिनकी त्रिज्या 1 है, तो ये सबसेट नहीं होगा। अब ऐसे ही पांचवा सवाल कह रहा है कि x सच दैट x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि x सच दैट x किसी समतल में स्थित एक आयत है। भाई ये त्रिभुज होता है ऐसे, आयत होता है ऐसे, तो बताओ कि इसमें ये है आयत, ये वाला, और ये कह रहा है कि ये त्रिभुज है, तो ये वाले क्या इसमें है? नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये सबसेट नहीं है। अब छठवां सवाल कह रहा है कि x सच दैट x ऐसा है कि किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर, ऐसे। और दूसरी तरफ कह रहा है कि x सच दैट x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। मतलब कि इसमें है कि ऐसे ही केवल त्रिभुज होंगे जो समबाहु त्रिभुज होंगे, पर इसमें कह रहा है कि ऐसे भी त्रिभुज होंगे जो समबाहु त्रिभुज तो हैं, और वैसे भी त्रिभुज होंगे जो समबाहु त्रिभुज नहीं है। तो जैसे कि समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ये सारे क्या होते हैं? इस वाले समूह में शामिल हो जाएंगे। कहने का मतलब ऐसे भी त्रिभुज हो सकते हैं समद्विबाहु, या हो सकता है कि ऐसे 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 हो जाए, तो कहने का, और समबाहु त्रिभुज भी इसमें शामिल होंगे। तो कहने का मतलब कि इसमें सारे त्रिभुज हैं, और इधर क्या है कि केवल समबाहु त्रिभुज हैं। तो ये सारे समबाहु त्रिभुज इसमें भी तो शामिल होंगे, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो है इसका सबसेट है। अब सातवां सवाल कह रहा है कि x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है, और इधर क्या कह रहा है कि x सच दैट x एक पूर्णांक है। तो प्राकृतिक संख्या में शामिल होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और अनंत तक। और पूर्णांक में शामिल कौन होता है कि -3, या इधर से अनंत तक, या ऐसे लिख सकते हैं कि -5, -4, ऐसे करते करते 0, 1, 2, 3, 4 और अनंत तक। तो कहने का मतलब यह है कि प्राकृतिक संख्या जो n होती है, और पूर्णांक जिसे z से दिखाते हैं, तो ये जो है ये सारी संख्याएं इसके अंदर ही आती हैं। तो कहने का मतलब कि इसके सारे अवयव इसमें हैं, तो ये इसका सबसेट है। अब दूसरा जो सवाल है वो कह रहा है कि जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। तो सत्य और असत्य को हम कारण सहित जानेंगे। कि जैसे कि पहला सवाल दिया है कि इसका एक को समुच्चय है जिसमें 2 अवयव हैं ए और बी, और दूसरे समुच्चय में दिया है बी, सी और ए। और ये कह रहा है कि क्या ये जो समुच्चय है इसका सबसेट नहीं है। ये पहले ही लगा दिया कि क्या ये सबसेट नहीं है। तो हम ये देखेंगे कि सबसेट है या नहीं। ए और बी, ए और बी इसमें है, तो कहने का मतलब ये तो ये वाला इसका सबसेट था, तो ये जबकि इसमें कह रहा है कि नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? असत्य। अब ये कह रहा है कि ए ई सबसेट है किसका? एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर में ए ई आई ओ यू होता है, जिसमें ए और ई भी आता है, तो ये क्या है? सत्य है, क्योंकि ये इसका सबसेट है, बनेगा। तीसरा 1, 2, 3 सबसेट है 1, 3, 5। अगर सबसेट है तो इसके सारे अवयव इसमें होने चाहिए, तो देखेंगे 1 है 2 नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? असत्य, क्योंकि ये सबसेट नहीं है। अब ये कह रहा है कि ए
अवयव है, और ये क्या है, सबसेट बी, ए बी सी। तो देखेंगे कि क्या ये इसका जो एक अवयव है वो इसमें है, ए है, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य। अब ये है पांचवा सवाल। अब इसमें ये कह रहा है कि ये अवयव नहीं, ये पूरा समुच्चय बना दिया, और कह रहा है कि एप्सिलॉन ए बी सी। तो एप्सिलॉन को दिखाने के लिए इसको हम मान लेते हैं कि कोई समुच्चय वाई है, और इसको हम, ये भी एक समुच्चय है। तो एप्सिलॉन के लिए हम क्या करते हैं कि उसके अवयवों के साथ में एप्सिलॉन लगाते हैं। जैसे कि अगर हम ये कहें कि ये वाई है, तो इस तरफ का अगर किसी अवयव को दिखाना है तब हम एप्सिलॉन लिखेंगे। अगर ये सिर्फ लिखा होता कि ए एप्सिलॉन ए बी सी, तो शायद ये सही होता, पर ये पूरा समुच्चय बना दिया। तो समुच्चय जो है वो किसी का एप्सिलॉन नहीं होता है, वो अवयव के लिए यूज होता है, तो ये क्या होगा, असत्य। छठा सवाल कह रहा है कि x सच दैट x संख्या 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या है। तो 6 से कम प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती हैं, 1 2 3 4 5, और 6 से कम है तो 5 तक रुक जाएंगे। अब ये कह रहा है कि x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है जो संख्या 36 से विभाजित करती है। तो 36 से विभाजित करने वाली संख्याएं एक भी होती हैं, 2 से भी कट जाती है 36, 3 से भी कट जाती है, 4 से कटती है, 5 से कटती है, नहीं कटती, तो और 6 से कटेगी, और उसके बाद 12 से कटेगी, उसके बाद 18 से कटेगी, ये हो जाएंगी संख्याएं। तो अब हम ये कह रहे हैं कि ये सबसेट है, ये वाला इस पूरे का सबसेट है। तो अब हमने इसको रोस्टर विधि में लिख करके अब इसको चेक करेंगे कि 1 2 3 4 5 सारे इसमें हैं। तो इसमें 1 से लेकर 4 तक तो मिल जा रहा है, पर 5 नहीं मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा, असत्य। अब तीसरा सवाल में ये बोल रहा है कि मान लीजिए कि a इज इक्वल टू दिया है 1 2, फिर एक समुच्चय जैसा बना दिया है 3 4 और ये 5, और उसके बाद ये बंद हो गया ब्रैकेट। तो बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, अगर सही नहीं है तो वो क्यों नहीं सही है। तो इसमें एक चीज समझने जैसा है कि इसमें 1 2 ये तो दिख रहा है कि इसके अवयव हैं, लेकिन क्या 3 और 4 अलग अलग अवयव हैं। तो हम कहेंगे कि ये जो ए समुच्चय है, इसका जो 3 और 4 जो दूसरे एक उप समुच्चय के रूप में इसमें लिख दिया गया है, ये पूरा का पूरा एक अवयव है, न कि अलग अलग 3 और 4 अलग न होकर के ये 3 और 4 का एक अवयव हम मानेंगे, और ये हो जाएगा 5। तो इसमें कितने अवयव हो गए, 1 2 और 3 और 4, क्योंकि 3 और 4 एक अवयव है। तो अब हम पहला सवाल आ रहा है कि 3 और 4 क्या ये जो ए के सबसेट है। सबसेट होने का मतलब ये है कि एक ये स्वतंत्र समुच्चय होना चाहिए, जबकि ये स्वतंत्र समुच्चय न होकर के समुच्चय ए के अंदर का एक अवयव है। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये कथन असत्य है, क्योंकि जो 3 और 4 है वो क्या है, ए का अवयव है। अब ए किसी समुच्चय के अवयव को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, एप्सिलॉन का यूज करते हैं। तो 3 और 4 जो है एप्सिलॉन ए होगा, कि 3 और 4 ए का अवयव है। अब ऐसे ही दूसरा वाला करें 3 और 4 एप्सिलॉन ए, तो ये कहेंगे सत्य है, क्योंकि यही तो अभी हम बता रहे थे। तो ये क्या होगा, सत्य होगा। अब तीसरा वाला क्या होगा कि 3 और 4 उसके ये एक अवयव है, उसके अंदर ब्रैकेट में बंद करके उसको सबसेट ए दिखाया गया है। तो हम देखिए ये एक अवयव है। अगर हम इस अवयव को, जैसे इसको हम मान लेते हैं कि कोई ए है, तो ए का तो हम ऐसे
समुच्चय बना सकते हैं। तो इसको अगर हम पूरी तरीके से एक स्वतंत्र सेट के रूप में दिखाएं तो हम दिखा सकते हैं। तो ये क्या होगा, एक की जगह पर 3 और 4, ये पूरा गोला ही आ जाएगा। तो ये एक स्वतंत्र समुच्चय इसने बना दिया, इस ब्रैकेट ने, तो ये इसका सबसेट होगा। तो ये होगा सत्य। अब चौथा सवाल कि 1 एप्सिलॉन ए, तो हम कहेंगे कि हाँ, एक जो है ए का अवयव है, तो ये होगा सत्य। अब हम कहेंगे कि पांचवा क्या है, तो 1 क्या ए का सबसेट है, क्योंकि एक तो अवयव है ना, कि ये अगर ऐसे होता तो शायद ये बन जाता कि इसका सबसेट, पर ये ब्रैकेट नहीं है तो ये इसका सबसेट नहीं होगा। तो चूंकि एक एप्सिलॉन ए, क्योंकि एक जो है ए का अवयव है ना कि ये स्वतंत्र सेट। अब छठवां सवाल कि 1 2 5 सबसेट ए, तो 1 2 5 इसमें है, तो ये क्या होगा, सत्य। आगे जैसे कि ये 7वां सवाल दिया है कि ये सत्य है या असत्य, तो 1 2 5 एप्सिलॉन ए, देखिए एप्सिलॉन में ये जो ब्रैकेट है ये होता ही नहीं है, और किसी एक अवयव को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, एप्सिलॉन का उपयोग करते हैं। तो कहने का मतलब कि ये असत्य होगा। क्यों, क्योंकि जो 1 2 और 5 ये पूरा समुच्चय बन गया, ये सबसेट हो जाएगा ए का, क्योंकि 1 2 5 1 2 5 से हम एक स्वतंत्र जो है समुच्चय बना दिया, तो ये इसका सबसेट हो गया। अब ये 1 2 3 सबसेट ए, तो देखो 1 2 3 जो है, ये जो 3 और 4 है ये पूरा एक अवयव है, न कि ये अलग अलग, तो इसको अलग से हम निकाल नहीं सकते हैं। तो जहां भी रहेगा ये 3 और 4 एक साथ में रहेगा। तो ये क्या होगा कि 3 और 4 जो है वो एप्सिलॉन ए है, क्योंकि ये एक अवयव है समुच्चय ए का, न कि उसका सबसेट। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य होगा, क्योंकि ये 3 और जो 4 है वो एप्सिलॉन ए है, क्योंकि ये एक स्वतंत्र अवयव है। अब इसको देख करके ये ना घबराए कि ये स्वतंत्र अवयव मतलब ये तो पूरा सेट बन गया, सेट नहीं है, ये इसका अवयव है। फाई एप्सिलॉन ए। जो 9वां सवाल है, कह रहा है कि फाई, फाई का मतलब क्या होता है कि रिक्त समुच्चय। अब रिक्त समुच्चय का मतलब ये होता है कि रिक्त समुच्चय को या तो हम खाली ब्रैकेट बना देते हैं, या फिर हम ये फाई लिख देते हैं। तो ये भी एक स्वतंत्र समुच्चय है, और ये भी एक स्वतंत्र समुच्चय है। तो ये समुच्चय है, न कि एक अवयव है, तो इसलिए ये असत्य होगा। क्योंकि क्योंकि फाई सबसेट ए, फाई जो है ए का सबसेट है, न कि इसका एक अवयव, क्योंकि फाई जो है वो स्वतंत्र समुच्चय होता है। अब ये जो फाई सबसेट ए, अब इसका क्या मतलब है, ये तो सत्य है, अभी वही तो हमने पढ़ा, ये सत्य है। अब ये फाई, अब देखिए मैंने कहा कि रिक्त समुच्चय में या तो ऐसे खाली ब्रैकेट बना देंगे या तो फाई लिख देंगे, ऐसा नहीं कि हम ऐसे ब्रैकेट भी बना दें और फाई भी लिख दें। तो इसका भी मतलब रिक्त होता है, इसका भी मतलब, अब इसका क्या मतलब, इसका मतलब कुछ भी नहीं होता, तो ये हो ही नहीं सकता है, तो ये असत्य होगा। कारण फाई सबसेट ए है। अब चौथा नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। तो जैसे कि ए जो होता है, देखिए किसी में अगर एक भी अवयव ना हो तो उसका उपसमुच्चय खुद होता है क्या, फाई। तो अगर किसी में एक उपसमुच्चय हो तो उसका ऐसे बनेगा फाई, और एक ही अवयव है तो एक
अवयव के साथ में ये दो इसके उपसमुच्चय हो जाएंगे। अब अगर हम कहें कि दूसरा नंबर सवाल कैसे होगा, तो इसका होगा, एक तो फाई खुद ही हो जाएगा, रिक्त समुच्चय इसका उपसमुच्चय होगा। दूसरा होगा कि एक ए को मिला करके हम बना सकते हैं, दूसरा बी को एक अलग ब्रैकेट में बंद करेंगे तो उप समुच्चय बनेगा, और तीसरा इन दोनों को लेकर के हम बना सकते हैं। एक चीज ध्यान रखें कि कोई भी समुच्चय हो वो खुद का एक उप समुच्चय होता है। जैसे कि ए और बी है तो ये खुद इसका एक उप समुच्चय बन गया। अब जैसे तीसरा, एक तो फाई आ जाएगा, एक जो है एक का बन जाएगा, एक जो है दो बन जाएगा, एक जो है तीन बन जाएगा, एक जो है बनेगा एक और दो का उपसमुच्चय, एक बनेगा दो और तीन का, और एक जो है उपसमुच्चय वो खुद का ही बन जाएगा, तो दो और तीन के साथ बन जाएगा। और फाई का उपसमुच्चय तो खुद फाई होता ही है, क्योंकि हमने अभी बताया कि कोई भी समुच्चय हो तो वो खुद का भी उपसमुच्चय होता है। अब जैसे पांचवा सवाल है, वो कह रहा है कि निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। पहला सवाल है कि x सच दैट x, वो जो है अवयव है r मतलब रियल नंबर, रियल नंबर का एक अवयव है, और वो जो रियल नंबर होगा वो कह रहा है किसके बीच का होना चाहिए, -4 और 6 के बीच का। मतलब अगर हम इस नंबर लाइन को ध्यान दें तो इधर -4 आएगा, -3 आएगा, और इधर करके 1 2 3 और करके इसे 6। तो कहने का मतलब यह है कि इसके और इसके बीच में जो संख्याएं होंगी वो संख्याएं जो है रियल नंबर होंगी, और वही रियल नंबर जो है x की वैल्यू होगी। तो इनको हम जब अंतराल रूप में लिखते हैं तो अभी हमने बताया कि अंतराल रूप में जो उसकी सीमा होती है वही, चाहे जैसे इसमें दे दिया कि -4 और 6, तो ये a है ये है और b ये होगा, तो a, b के रूप में लिखते हैं। पर इसमें कौन सा ब्रैकेट लगेगा वो अभी हम समझेंगे। तो जैसे हमें a और b की वैल्यू मिल गई -4 और 6। अब हम इधर कौन सा ब्रैकेट लगाएंगे, बड़ा लगाएंगे या छोटा लगाएंगे, तो वो डिपेंड करेगा इस पे। अब जैसे कि अगर यक्स का मान 4 के बराबर या 4 से बड़ा होगा तो हम लगाएंगे बड़ा कोष्टक, क्योंकि वो हो जाएगा समवृत्त अंतराल। और अगर वो सिर्फ बड़ा होगा तो वो होगा विवृत अंतराल। तो कहने का मतलब यह है कि जो -4 जो छोटी वाली संख्या है a, वो क्या है, इसमें कह रहा है कि वो x की जो मान है वो a से बड़ी है, न कि उसके बराबर। तो जब अगर सिर्फ बड़ी होगी तो उसके लिए लगाते हैं हम छोटा कोष्टक। अगर जब कहेगा, अब ये b की तरफ जाएंगे, तो b का कह रहा है कि x का मान या तो 6 से छोटा है या 6 से बराबर है, 6 के बराबर है। तो इस स्थिति में हम लगाते हैं बड़ा कोष्टक। तो ये हो गया आपका अंतराल रूप। ऐसे दूसरे में कि रियल नंबर है x और उसकी जो a की वैल्यू है वो -12 है, और x की जो मतलब b की वैल्यू है वो -10 है। तो हमको a और b तो मिल गया -12 -10। पर अब देखेंगे कि कोष्टक कौन सा लगेगा। तो उसके लिए अब देखो, ये x का जो -12 के से सिर्फ बड़ा है, बराबर नहीं है, और ये -10 से छोटा है, न कि ये जो है x -10 से छोटा है, न कि उससे उसके बराबर है। तो जब बराबर नहीं होगा तो छोटा कोष्टक लगाएंगे, सॉरी, क्योंकि ये क्या हो गया, विपरीत अंतराल हो गया, जिसको कहते हैं खुला अंतराल। तीसरे में कह रहा है कि a और b का मान हमको क्या मिला है, 0 और 7। अब इसमें कह रहा है कि जो x का मान होगा वो a से मतलब 0 से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, और जब बराबर होगा या बड़ा होगा तो ये वाला कोष्टक लगा देंगे। और ये जब 7 से कह रहा है सिर्फ छोटा है, न कि उसके बराबर, अगर बराबर होता तब यही लिख जाता, लेकिन ये खुला हो गया तो हो जाएगा ये छोटा कोष्टक। अब जैसे इसमें
कह रहा है कि रियल नंबर है। अब इसमें क्या है, ए और बी की मान हमको क्या मिला, 3 और 4, 3 और 4 मिला। अब 3 और 4 का एक्स की मान, उसके बीच में जो एक्स आएगा वो कौन कौन सा है, या तो 3 के बराबर होगा या 3 से बड़ा होगा, तो बड़ा कोष्टक। अब ये 4 से छोटा होगा या 4 के बराबर होगा, तो ये भी हो जाएगा। तो इस तरीके से इन सवालों को हम अंतराल रूप में लिख लेंगे। अब छठा नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। पहला सवाल है, अब समुच्चय निर्माण रूप में जो इसके पहले हम हल किए हैं वैसे रूप में। तो अब ये कह रहा है कि -3 और 0, मतलब ए का मान -3 और बी का मान 0 है, क्योंकि -3 0 से छोटा ही होता है। तो अगर इसको हमें समुच्चय निर्माण रूप में लिखना होगा तो ऐसे ब्रैकेट बनाएंगे, फिर लिखेंगे x सच दैट। अब x का जो मान है, a का मान -3, अब उसके बाद इधर लिखेंगे x, इधर लिखेंगे 0। अब हम इसमें सिर्फ छोटा या बड़ा आएगा या छोटे या बड़े के साथ बराबर भी आएगा, तो वो चीज़ें हम डिसाइड करेंगे इस ब्रैकेट से। ये ब्रैकेट लगा है, इसका मतलब है कि ये खुला अंतराल है। तो खुले अंतराल के लिए हम क्या लिखते हैं, सिर्फ छोटा या सिर्फ बड़ा होगा। तो x का जो मान होगा वो सिर्फ 3 से -3 से बड़ा होगा, और इधर भी वही छोटा कोष्टक लगा है, तो ये 0 से सिर्फ छोटा होगा, न कि ऐसे, ये ऐसे नहीं होगा। तो ये क्या होगा, 0 से सिर्फ छोटा होगा, और ये जो है x 3 से हमेशा बड़ा होगा। तो ये हो गया आपका। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉरी थोड़ा सा गलत हुआ, गलत नहीं हुआ, लेकिन ऐसे लिख सकते हैं x सच दैट x, ये क्या होगा, r का अवयव है, कॉमा, और जो x होगा वो होगा -3 से बड़ा, सॉरी x, और 0 से छोटा। ये हो जाएगा आपका अंतराल रूप। अब दूसरा वाला कैसे बनाएंगे, अब ये देखिए, ये हो गया बंद। बंद वाले के लिए कैसे लिखते हैं, तो हम लिखेंगे x सच दैट x एप्सिलॉन r, मतलब r का एक अवयव है, और जो ये a का मान कितना है, 6 से बड़ा है या 6 के बराबर है। ये देखो बराबर आ गया, क्योंकि ये बड़ा वाला कोष्टक आ गया, तो यहाँ पर x होगा, और ये इसके इधर भी बड़ा है, तो ये 12 से छोटा होगा या 12 से के बराबर होगा। अगला वाला, अब ये कैसे होगा, x सच दैट x एप्सिलॉन r, तो इसमें क्या होगा, ये 6 से, अब देखो इधर छोटा कोष्टक है, छोटे का मतलब ये है कि ये वाला सिर्फ चिन्ह आएगा, सिर्फ ये वाला चिन्ह आएगा। तो इधर क्या होगा कि 6 से बड़ा होगा, सिर्फ बड़ा होगा, इसके बराबर नहीं होगा, लेकिन इधर बड़ा है, तो बड़ा है, तो इसका मतलब है कि इसके 12 के बराबर होगा या 12 से छोटा होगा। इसमें गलत हो गया था। चौथा नंबर सवाल क्या कह रहा है कि x सच दैट x एप्सिलॉन r, और इसमें क्या है, a का मान -23, अब -23 और इधर ये बड़ा वाला कोष्टक लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि या इसके बराबर होगा या इससे बड़ा होगा x का मान। और जो b है, b की जगह पे 5 है, तो अब यहाँ पर लगा है छोटा कोष्टक, तो इसका मतलब सिर्फ छोटा होगा, न कि ये 5 से सिर्फ छोटा होगा, न कि उसके बराबर होगा। तो ये हो गया आपका समुच्चय निर्माण रूप।
सातवां सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। तो देखिए, अब जैसे कि पहला सवाल कह रहा है समकोण त्रिभुजों का समुच्चय। अब समकोण त्रिभुज तो एक प्रकार का त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज एक प्रकार का त्रिभुज होता है, न कि वो सारे प्रकार के त्रिभुजों का समुच्चय होता है। तो ये क्या है, जैसे कि समकोण त्रिभुज तो ऐसे बनता है, चलो जी बना दिया। तो ये वाले त्रिभुज कहाँ जाएंगे, ये वाले त्रिभुज कहाँ जाएंगे, ये वाले त्रिभुज कहाँ जाएंगे। तो कहने का मतलब कि ये क्या है, एक मतलब अगर सिर्फ कहता है त्रिभुजों का समुच्चय तो हो सकता है कि वो सार्वत्रिक समुच्चय हो जाता। पर ये जो है समकोण त्रिभुजों का समुच्चय बोल करके इसने स्पेसिफिक कर दिया, तो ये खुद एक उप समुच्चय है, त्रिभुजों का है। तो ये क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय नहीं है। ऐसे ही समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, तो ये भी एक तरीके का एक प्रकार का समुच्चय हो गया। तो ये सार्वत्रिक समुच्चय नहीं है, क्योंकि बाकी सभी समुच्चय भी तो उसी त्रिभुज, बाकी सारे त्रिभुज भी तो एक समुच्चय बनाएंगे। तो उन मतलब बाकियों के साथ में भी अगर समद्विबाहु त्रिभुज भी होता तो होता कि वो सार्वत्रिक समुच्चय है। अब इसके अंदर तो कौन सा उपसमुच्चय बन पाएगा। अब इस प्रश्नावली का अंतिम जो सवाल है वो कह रहा है कि समुच्चय ए बराबर 1 3 5, बी बराबर 2 4 6 और सी बराबर 0 2 4 6 8, ये जो है तीन समुच्चय हैं जिनके अवयव हैं। अब ये कह रहा है कि इन तीनों समुच्चय ए बी सी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय लिया जा सकता है, और उसके लिए 4 ऑप्शन दिया है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो सार्वत्रिक समुच्चय का मतलब ये है कि इन तीनों में जो जो अवयव हैं वो सारे के सारे अवयव किसी एक जो है ऑप्शन में या किसी एक समुच्चय में आ जाएं, तो हम उसे कहेंगे कि वो सार्वत्रिक समुच्चय होगा। तो हम पहला देखेंगे। पहले में दिया है 0 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 तक तो है, लेकिन ये 8 नहीं है। तो ये नहीं होगा सार्वत्रिक, क्योंकि इसमें 8 है ही नहीं। अब भाई ये तो हो ही नहीं सकता। तीसरा कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब ये 10 तक दिया हुआ है, और इसमें 1 से लेकर के पूरे 8 तक की संख्याएं हैं, इंक्लूडिंग 0 भी। तो सबसे बेस्ट जो सुटेबल ऑप्शन है वो ये है। साथ में इसको भी चेक कर लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 तो है, पर ये 0 इसमें नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। तो ये था दोस्तों प्रश्नावली 1.3। अब इसके आगे हम बाद में पढ़ेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।